सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच एनसीआर रीजन में बॉर्डर सील होने की समस्या को लेकर सुनवाई करते हुए केंद्र से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए और इस समस्या का सर्वमान्य हल खोजा जाना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते आपको बता दें कि जब लॉकडाउन बढ़ाया गया, ऐसे में अलग अलग राज्यों ने अपने बॉर्डर पर अलग अलग नियमों को लागू किया और ऐसे में एनसीआर रीजन में आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समझेंगे कि असल में कानूनी तौर पर राज्यों के पास क्या अधिकार हैं और महामारी के संकट के बीच क्या उनके राइट्स हैं, कहां तक वो जा सकते हैं और इस तरीके से जहां पर किसी एक राज्य की बॉर्डर या सीमाएं कई राज्यों से मिलती हों और खासकर वो जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी हो, तो ऐसे में क्या रास्ता हो सकता है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं आज इस चर्चा में। पीके मल्होत्रा सर हमारे साथ है, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ दूसरे वरिष्ठ खास मेहमान हैं आरवीएस मनी साहब हैं, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सब बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अनीश कुमार गुप्ता साहब हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में मल्होत्रा सर, एनसीआर रीजन जब कहा जाता है और कोरोना संकट के बीच हमने देखा कि जब राज्यों को केंद्र ने यह पावर दिया कि वो अपने राज्य के लिहाज से लॉकडाउन को कितना लागू करना है, कहां पर छूट देनी है, उसके नियम तय कर सकते हैं, तो ऐसे में कहीं एक जहां पर ऐसे यूपी काफी कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। ऐसा क्यों हुआ और क्या इसके पीछे के बड़े कारण आपकी नजर में? कविंद्र जी देखिए, फोर्थ फेज जो लॉकडाउन का था उसके बाद में जब अनलॉक करना शुरू किया तो केंद्रीय सरकार ने जो उसके ऊपर आदेश पारित किए, 31 मई को जो उन्होंने आदेश पारित किया, उसमें उन्होंने कहा कि देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स इंटरस्टेट एज वेल एज इंट्रास्टेट, और उसमें यह भी कहा गया कि नो सेपरेट परमिशन, अप्रूवल और ई परमिट विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच मूवमेंट। लेकिन जब ये आदेश दिया गया, इसके साथ साथ ये भी कह दिया गया कि स्टेट्स को जो है वो अपने हिसाब से लोगों का मूवमेंट जो है उसको रेगुलेट कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द रीजन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इट्स असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। ये जो सेकंड सेंटेंस था, शायद इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्योंकि जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट है 1897 का, जिसके अंदर स्टेट्स को पावर है कि वो इस तरह की सिचुएशन में आदेश पारित कर सकती हैं, या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसके अंदर केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को भी पावर है आदेश जारी करने की। उन्होंने अपने अपने हिसाब से आदेश जारी करके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं, जो समस्या आई है वो नेशनल कैपिटल रीजन में आई है। लोग अक्सर नेशनल कैपिटल रीजन को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संविधान या तो स्टेट को रिकॉग्नाइज करता है या यूनियन टेरिटरी को रिकॉग्नाइज करता है, या तो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं। नेशनल कैपिटल टेरिटरी संविधान के अंदर कुछ नहीं है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो बनाई गई, नेशनल कैपिटल रीजनल बोर्ड जो बनाया गया, वो 1985 का एक पार्लियामेंट का एक्ट है, उसको बनाया गया। और उसका बनाने के पीछे कारण था कि दिल्ली में जो इतना प्रेशर पड़ रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की कंकरेंस के साथ जो आर्टिकल 252 में प्रावधान है उसका उपयोग करते उन्होंने अपनी सहमति दी, और उसके लिए एक बोर्ड का प्रावधान किया गया कि ये बोर्ड नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी आती है, हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र आता है और उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता है जो दिल्ली से सटा हुआ है, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उनका लैंड यूज क्या होगा और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, उसके लिए ये एक कानून बनाया गया और 1985 से वो बोर्ड एग्जिस्ट करता है।
लेकिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में या एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट में जो ऑर्डर पास किए गए वो स्टेट को लागू करते हैं, ना कि बोर्ड को लागू नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड में मैंने कहा कि 3 स्टेट्स भी आ जाती हैं, तो इसलिए हर स्टेट अपने अपने ऑर्डर पास कर रहा है। इसमें मैं समझता हूं कि शायद सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर केंद्रीय सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जब उन्होंने आदेश पारित किया तो नेशनल कैपिटल रीजन को लेकर के अगर उसके बारे में एक स्पेसिफिक आदेश पारित कर दिया जाता तो इस तरह का कंफ्यूजन शायद अराइज नहीं होता। ओके मणि सर, बहुत ही एक टेक्निकल सिचुएशन, लेकिन जिस तरीके से बहुत ही मैं कहूँ कि लीगल और संवैधानिक जो आधार है वो बताया मल्होत्रा सर ने, क्या अगर उस एपिडेमिक एक्ट के तहत प्रावधान नहीं किया गया और किसी एक राज्य के लिए इस वक्त जरूरी है कि वो अपनी सीमाओं को सील करे किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो बढ़ते केसेस को लेकर हो, संक्रमण के खतरे को कम करने को लेकर हो, ऐसे में राज्य अपनी हदों के साथ या अपनी सीमाओं में रहकर ये काम कर रहा है, वो कहीं किसी भी संवैधानिक मैं कहूं कि क्लॉज का उल्लंघन तो नहीं कर रहा? देखिए, मेरा सिंपल मानना है, मल्होत्रा साहब से बिल्कुल 100% सहमति है कि एपिडेमिक एक्ट और एनडीएमए एक्ट जो बनाया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया है, उसमें क्योंकि नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड को, प्लानिंग बोर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करता, इट इज वो कोई एंटिटी नहीं है शेड्यूल ऑफ स्टेट्स में, तो इसलिए उसमें ला नहीं सकते थे, वो एक बाधा थी। परंतु उसके बावजूद भी जो 2020 जो नेशनल कैपिटल बोर्ड्स के जो प्लान्स बने हैं, लास्ट प्लान जो सेक्शन 16 ऑफ एनसीआरबी बोर्ड के अंदर जो प्लान बना, 2021 प्लान जो बना है या अन्य प्लान जो बनते हैं उसके होते, देखिए मैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, समस्या का समाधान पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। इसके अंदर ना होते हुए भी अगर नेशनल कैपिटल बोर्ड के, बिकॉज उसमें तीनों प्रधान मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री उसके मेंबर होते हैं बोर्ड के, तो अगर जैसे ही आता तो एक नॉन स्टैट्यूटरी डायरेक्शन भी चली जाती कि आप इस बारे में एक रिकैलिब्रेट कर लेते अपने जो प्लान को या इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को या मूवमेंट, फ्री मूवमेंट, बिकॉज क्या है कि अधिकतम लोग व्यवसाय के लिए नेशनल कैपिटल में आते हैं, परंतु अपना जो रहे, जो अपना जो निवास है वो बाकी अन्य जगह गाजियाबाद या रेवाड़ी या रोहतक में रखते हैं। ऐसी जो पॉपुलेशन रोज जो का व्यवसाय के लिए दिल्ली आना पड़ता है, इनके लिए काफ़ी असुविधा हुई है। इस संदर्भ में देखिए, एक तो जैसे आपने बताया, मल्होत्रा साहब ने बताया था कि हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, दूसरा हमने ऐसा एक डिसास्टर का, एपिडेमिक का एनविसेज भी नहीं किया था जो बॉर्डर पार करके जाए। देखो, दिव्य दृष्टि तो बाद में तो सबको अच्छी लगती है, मगर उस संदर्भ में हमने कभी एनविसेज या इसका परिकल्पना नहीं की थी। तो उस फलस्वरूप मगर आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आया है, ये एक अवसर है, इसमें से हमें विकल्प ढूंढ के सबसे पहले अगर एनसीआरबी बोर्ड को ही बुला के, बिकॉज सारे मुख्यमंत्री उसमें सदस्य होते हैं, उनका एक मीटिंग करा के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसको कैसे अनुपालन कर सकते हैं, इसके ऊपर एक निर्णय ले लें, तो वो इस समस्या का समाधान आज नहीं भविष्य में भी ऐसा कोई संदर्भ आता है उसके लिए एक विकल्प आपके पास होगा। और इसको जो देखिए, जो भी एक्ट में प्रावधान लाना है, जो भी संशोधन लाना है या जो भी करना है, वो तो बहुत लंबी है, उसका बड़ी समय सीमा बहुत लंबी है। तो आज इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस का रूट तो है ही है, परंतु उससे ज़्यादा व्यवहारिक तौर से अगर जो करना है, तो आज भी अगर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का बुला के 2021 प्लान को रिकैलिब्रेट करके अगर हम कहते हैं कि इस संदर्भ में, क्योंकि उसमें क्या कि सारे कंसर्न्ड पार्टी की भागीदारी होती है, सारे मुख्यमंत्री की भागीदारी हो जाती है, तो आशा है कि वो इस चीज का सब अनुपालन करके एक समाधान निकल सकता है। हमें समाधान का बहुत जरूरी सोचना है, क्योंकि पब्लिक जो परेशान, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये स्थिति बनी, अनीश जी, मैं समझना चाहूंगा कि क्या ये मुमकिन नहीं था कि मामला कोर्ट के चौखट तक पहुंचता? संकट के दौर में क्या वो तमाम राज्य सरकारें जिनकी सीमाएं एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वो कंसल्टेशन नहीं कर सकती थी, नहीं कर पाई, या की तो कोई हर्डल सामने थे? और ऐसे में
सेंटर की ओर से कुछ सुझाव होते या वो मीडिएशन का काम कर पाता? जरूर करना चाहिए था, और मेरे ख्याल से ऐसा केंद्र की तरफ से सोचा नहीं गया था कि ऐसा कुछ दिल्ली रीजन में ऐसा होगा। स्टेट्स वगैरह के लिए उन्होंने डायरेक्शंस इशू किए, स्पेसिफिक डायरेक्शंस इशू किए थे। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, और जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए उसको उन्होंने डायरेक्शन दिया था। स्टेट्स को अपनी पावर्स हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, स्टेट्स अपने कंट्रोल कर सकते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आवागमन की स्वतंत्रता है वो हमारा हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। उसको रेस्ट्रिक्ट करने के पहले उसके लिए उचित दिशा निर्देश जारी करने चाहिए थे, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केंद्र की तरफ से थोड़ी सी चूक हुई है। जो अभी 31 मई का जो आदेश हुआ है उसमें अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक इसको ऑब्जर्व करके जो एनसीआर रीजन है, दैट्स वन रीजन। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, सोनीपत, हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सारे के सारे एक ही यूनिट की तरह अगर देखे जाएंगे तब ज़्यादा आसानी से इसको कर पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन बहुत ही उचित डायरेक्शन है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को कहा है आप इंस्ट्रक्शंस लेके सबके स्टेट्स की अथॉरिटीज की मीटिंग बुला लीजिए और इसको रिजॉल्व कर लीजिए। विद इन 1 वीक करने को कहा है, दैट विल बी रिजॉल्व। नहीं अनीश जी, सवाल तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या राज्य सरकारें इतनी परिपक्व नहीं है कि वो इस एपेंडेमिक से निपटने के लिए किसी एक निर्देश को लागू करने के लिए और हालात के लिहाज से मिलकर काम कर पाती? अब स्टेट्स करना चाहिए था, कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसके पहले भी हाई कोर्ट में भी मुकदमा आया था। हाई कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की तरफ से एडवोकेट्स के मूवमेंट्स के लोग के लेके भी विषय आया था। उसमें भी अलग अलग व्यू आए थे। गुड़गांव ने कहा, हरियाणा ने कहा था कि भाई हम उसको रेगुलेट करेंगे, ई पासेज इशू करेंगे एडवोकेट्स को। उन्होंने कहा था, नोएडा वालों ने पहले, यूपी वाले एग्री नहीं कर रहे थे, बाद में उन्होंने कोर्ट के डायरेक्शंस को उसको एग्री किया है। तो ये विषय अब जबकि मूवमेंट खोल दिया गया है सेंटर की तरफ से कि सारे लोग कहीं पर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो उस समय पे जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जैसे रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए वो मेरे ख्याल से उचित नहीं थे इस समय के हिसाब से। नहीं, लेकिन मल्होत्रा सर, क्या दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि अगर ये ओपन किया गया तो वहां पर वो अपने राज्य के हालात और संक्रमण को रोकने के लिए क्या वो अपने बॉर्डर को सील नहीं कर सकती? ये उसके पास पावर नहीं है? और क्या उसने अपनी पावर का ठीक इस्तेमाल किया है? कविंद्र जी, मेरा ऐसा मानना है कि जैसा कि मनी जी ने भी कहा, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज होती है तो उसको डील करने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने चाहिए। हालांकि संविधान हमारा स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड का क्रिएशन अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी टेरिटरी है। और उस स्टैट्यूटरी टेरिटरी के लिए, जैसा कि मैंने कहा, मनी जी ने कहा कि अध्यादेश भी लाया जा सकता है, अमेंडमेंट भी की जा सकती है, उसको डाला जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को डील करने के लिए आज की तारीख में कानून में, किसी भी कानून में अमेंडमेंट की जरूरत भी नहीं है। कारण कि जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो केंद्रीय सरकार को भी अधिकार देता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार देता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को भी अधिकार देता है कि लोगों की मूवमेंट को वो रेगुलेट कर सकते हैं। जब वो लोगों की मूवमेंट को रेगुलेट कर, वो जो उनके ऊपर कुछ ड्यूटीज भी हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके खाने की व्यवस्था करना, ये सारी ड्यूटीज भी हैं उनके ऊपर। तो ये मूवमेंट को जो था, इसके लिए अगर केंद्रीय सरकार ने जो आदेश पारित किया उसमें अगर इस तरह की बात कही जाती कि नेशनल कैपिटल रीजन के लिए जो है इस तरह का कानून लागू होगा और उसमें मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, और अगर होगी तो किस तरह की रिस्ट्रिक्शन होगी, पास से होगी, ई परमिट बनेगा, अगर वो कार्रवाई कर दी जाती तो शायद सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आपने कहा कि कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी, शायद वो इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आज कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया है तो उसके दो रास्ते हैं। एक तो जैसा कोर्ट ने डायरेक्शन दी, तीनों राज्य के अधिकारी प्लस
मिलें और बैठें। और मैं समझता हूं उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर केंद्रीय सरकार आज एक और आदेश पारित करके नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड के लिए अगर इस तरह का आदेश पारित कर देती है कि उनका मूवमेंट किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, तो मैं समझता हूं वो उचित होगा। जैसा कि आपने एक और इशू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रेज किया कि दिल्ली सरकार क्या अपने बॉर्डर सील नहीं कर सकती थी। टॉकिंग ऑफ दिल्ली स्टेट अलोन, यस, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बॉर्डर सील कर सकती थी अगर कोई उसकी लोकल प्रॉब्लम होती। लेकिन हम जो प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं ये दिल्ली की लोकल प्रॉब्लम नहीं है, हरियाणा की लोकल प्रॉब्लम नहीं है, राजस्थान की लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेशनल भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। और जो बीमारी बढ़ रही है वो लोगों की मूवमेंट से बढ़ रही है। और क्योंकि राज्य सरकारों के ऊपर ये एक कर्तव्य उनका बनता है कि वो इस तरह की मूवमेंट के रोकें ताकि बीमारी ना बढ़े, तो उसको रोकने के लिए अगर आप आज रेगुलेट करने की बात करते हैं तो मैं समझता हूं आज भी कानून में ऐसे प्रावधान हैं कि आप मूवमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं। और जो इंडिविजुअल सरकारों ने नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड में अपने अपने आदेश पारित किए, शायद उस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है और एक कंसर्टेड एफर्ट की जरूरत है ऑन द पार्ट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, या तो वो खुद बैठ के सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के हिसाब से इसको साथ करें, या जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार को डायरेक्शन दी है वो इनको मीटिंग बुला करके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इस तरह का कोई आदेश पारित करें ताकि लोगों को मूवमेंट में असुविधा भी ना हो और बीमारी को बढ़ने से भी रोका जा सके। ओके बनी सर, अगर मैं कानूनी तौर पर समझना चाहूं कि कोई एक जो पूर्ण राज्य है उसके पास अगर वो अपनी सीमाओं को सील कर सकता है किसी एक्स या वाई कंडीशन या सिचुएशन के लिहाज से इसी कोरोना संकट के चलते, तो फिर क्या जो दिल्ली जैसे राज्य हैं जिनके पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, क्या वो अधिकार उनके पास कम हो जाते हैं ऐसी स्थिति में? और क्या इसके लिए उन्हें किसी स्पेशल पावर, किसी अध्यादेश या फिर सेंटर से एक मोहर की जरूरत है? दिल्ली की ऐसे देखिए, इस संदर्भ में दिल्ली और पूर्ण राज्यों में कोई भी फर्क नहीं है। जो दिल्ली का जो पूर्ण राज्य इसलिए नहीं कहा है कि कुछ जो विषय है उसके ऊपर उनका डोमेन एरिया नहीं है, जैसे पुलिस, लैंड वगैरह, परंतु हेल्थ जो है उन्हीं के पास है। तो इसलिए उसमें जहाँ तक कोरोना एपिडेमिक का विरुद्ध जो भी कार्रवाई करना है उनके पास संपूर्ण शक्ति है, परंतु संपूर्ण शक्ति के साथ साथ अपना रेस्ट्रिक्शन साथ देखें कि दिल्ली के अंदर ऐसे, जैसे मैंने बोला, व्यवहारिक तौर से अधिकतम लोग व्यवसाय के लिए यहाँ आते हैं, निवास और अन्य प्रदेश में होते हैं। ऐसे सिचुएशन के लिए अच्छा, ये नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड का जो एक्ट बना था, इसका ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन, इसका जो बैकग्राउंड है उसमें भी आप देखेंगे उद्देश्य उसके कानून का यही था कि दिल्ली बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर एक नियंत्रण करने के लिए और अन्य प्रदेशों में, अन्य छोटे छोटे शहरों में चुंबक की तरफ से लगाने के लिए और भी अन्य उसके उद्देश्य थे। तो ऑब्जेक्शन रीजन भी ये कहा गया है। परंतु आज भी अगर दिल्ली को कोई ऐसी समस्या थी तो वो और भी विकल्प ढूंढ सकते थे, या कि एक हाथ से सीधा उठा के बॉर्डर सील करने का। कोई भी राज्य हो, उनको पता है कि व्यवसाय के लिए आता है तो यहाँ रहेगा कहाँ, या तुम्हारे पास इतनी आपके पास संसाधन नहीं है कि जो भी व्यवसाय के लिए आ रहा है उनको जो भी देखभाल करने का। इसी वजह से नेशनल कैपिटल रीजन का पूरा परिकल्पना ही की गई थी। लोग बाग आए, 2-2 घंटे सफ़र करके आते हैं, आज जो 4 घंटे हो गया है। तो और बाकी आप किसी स्पेसिफिक व्यवसाय, विशेष व्यवसाय को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई एडवोकेट को अलाउ कर दें, इंश्योरेंस एजेंट को ना अलाउ करें, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो एक ज़्यादातर एक तरीके से होमोजेनिटी की जरूरत है, एक जेनरिक होना चाहिए। ऐसे कई इसमें चीज़ें आई है। इसलिए आज भी मैं कहता हूं कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर से एक अध्यादेश जारी हो जाए, या फिर एनसीआरबी को मैंडेट दे दे कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में कैसे, मैं उसी अध्यादेश में लिख दें कि ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन द डिसीजन विल बी कलेक्टिवली टेकन बाय द नेशनल कैपिटल बोर्ड टिल द ऑपरेशन ऑफ दिस एपिडेमिक। एक लाइन का आदेश कर दे तो नेशनल कैपिटल बोर्ड में, क्योंकि सारे मुख्यमंत्री भी उसके सदस्य हैं, तो एक तरीके से एक बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ बढ़िया सा विकल्प निकला जो सबके लिए संतुष्टि देगी। सब खुश रहेंगे उससे, ना कोई की किसी का ग्रीवेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको अपना पक्ष रखने का भी अवसर मिलेगा बोर्ड में, और अपने तरीके से वो अपना एक तरीका सा विकल्प निकाल सकते हैं। यही मेरा
सबमिशन है कि आज भी एनसीआरबी को एक इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज करें। अगर स्टेट की उनकी दर्जा नहीं है तो उनका एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, एक इंस्ट्रूमेंटालिटी है, एक स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंटालिटी है, उसको इन क्षेत्रों के लिए अच्छे तरीके से अगर उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि नेशनल कैपिटल रीजन अपने मैंडेट में ही कहेगा, एडिशनली एक रेसिडुअरी मैंडेट के अंदर उनको थोड़ी सी इनोवेशन शो करके कहा जाए कि इन सब समस्याओं में ये लोग एक निर्णय लेके सहमति से पूर्ण सहमति से निर्णय लेके लागू करेंगे। उससे सबसे बढ़िया आज के संदर्भ में बढ़िया विकल्प यही है, यही मेरा कहना है। ओके अनीश जी, क्योंकि बात ये भी आती है कि अगर यूपी चाहे तो अपने बॉर्डर सील करके वहां पर बंदिश लगा सकता है, हरियाणा चाहे तो उसने भी बंदिश लगाई, राजस्थान भी अगर चाहेगा तो वो बंदिश लगा सकता है। तो दिल्ली का तर्क ये है कि फिर वो अगर संक्रमण को रोकने के लिए और अपने राज्य के निवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए अगर कोई कदम उठाता है तो फिर इसमें दूसरे राज्यों का आपत्ति क्या है? नहीं, उसमें आपत्ति कोई नहीं है। आपत्ति ये है जो एनसीआर रीजन के लोग हैं। स्टेट के नाते दिल्ली अगर आप लगाती है और उसको सील करती है बॉर्डर को, उसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकता। कोई दूसरा राज्य आपत्ति करने का कोई उसको किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन जो एनसीआर रीजन है, दिस इज ए वन यूनिट एंड पीपल मूव हियर एंड देयर, दे आर वर्किंग। जैसे अभी मनीष जी ने बताया कि लोग इधर जाते हैं उधर रहते हैं, कोई व्यापार के लिए इधर आता है रहता कहीं है, तो ये एक यूनिट की तरह है जहाँ पर लोग रोज सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। ये स्टेट नहीं है। ओके ठीक है ना, तो इसका वो अपना अलग नजरिया है उसको देखने का। इसमें स्टेट के नाते मेरा राइट है, वो उसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर की कन्वीनियंस अगर एक नोएडा अथॉरिटी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर नोएडा यूनिट के तौर पर अगर इसको ओपन करती है कोई सरकार, तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या वो एडजॉइनिंग जो स्टेट है वो भी जिम्मेदारी लेंगे वहां पर अगर वहां पर संक्रमण फैलता है, या फिर जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली सरकार की होगी? संक्रमण फैलने की जिम्मेदारी तो हर अपने स्टेट की है। स्टेट वाले हर हेल्थ डिपार्टमेंट स्टेट के पास है और हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टेट की अपनी है। ठीक है, लेकिन स्टेट जो रीजन, जो नेशनल कैपिटल रीजन है, इसका अलग है और 3 स्टेट्स के बीच में लोग मूवमेंट करते हैं। इसीलिए अगर एक तरह का पास इश्यू करते हैं या रेगुलेट करते हैं लोग मूवमेंट को, तो अगर नोएडा रेगुलेट करता है तो दिल्ली वालों को प्रॉब्लम होगी, दिल्ली रेगुलेट करता है तो नोएडा वालों को, गाजियाबाद वालों को, फरीदाबाद वालों को प्रॉब्लम होगी, गुड़गांव रेगुलेट करता है तो उधर बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी लोगों को मतलब एक जैसा व्यवस्था बने, उसके लिए कॉमन पास की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि भाई आपस में बातचीत करके कॉमन पास बनाइए। कारण कि अभी कहते हैं कि नोएडा का पास है, दिल्ली वाले नहीं मानेंगे, दिल्ली वाले पास को नोएडा वाले नहीं मानेंगे, गुड़गांव वाले नहीं मानेंगे, तो ऐसे व्यवस्था नहीं चलेगी, लोगों को परेशानी होगी और बॉर्डर पे जाम लगते हैं, लोग परेशान होते हैं। कविंद्र जी, कोविड-19 पेंडेमिक को आप राज्यों की सीमाओं में नहीं बांध सकते। ये एक ऐसी समस्या है जो मैंने पहले भी कहा, देश की नहीं पूरे विश्व की समस्या है आज की तारीख में। तो इसके लिए सबको एक कंबाइंड एफर्ट करना पड़ेगा। बॉर्डर को सील करना या लोगों की एंट्री को रेगुलेट करना दो अलग अलग मुद्दे हैं। अगर आप एंट्री को रेगुलेट करते हैं, मैं समझता हूं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप बॉर्डर को सील करते हैं, लोगों की एंट्री को टोटल बैन कर रहे हैं, तो उसमें प्रश्न ये भी उठेगा, आप लोगों के संवैधानिक अधिकारों का जो हनन कर रहे हैं, क्या वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में फॉल करता है? अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में फॉल करेगा तभी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कोर्ट अपहोल्ड करेंगी, नहीं तो कोर्ट उसको भी स्ट्रक डाउन कर देंगी। तो क्या चाहिए कि इस तरह के पेंडेमिक को डील करने के लिए अगर आप एंट्री को रेगुलेट कर रहे हैं कि अगर कोई दिल्ली के बाहर से आदमी आ रहा है तो आप उसका बॉर्डर के ऊपर चेकिंग करेंगे कि अगर वो बीमार है तो आप उसको एंटर नहीं करने देंगे, या वो इमरजेंसी में आ रहा है तो उसके पास मेडिकल के डॉक्यूमेंट है, वो हॉस्पिटल के लिए आ रहा है, आप उसको आने देंगे, उसके पास पास है तो आप उसको आने देंगे। मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं होगी। तो मूवमेंट को आप रेगुलेट करिए, आप एंट्री को बैन नहीं करिए।
बैन करने में समस्या हो सकती है, क्योंकि जैसा कि कहा कि नेशनल कैपिटल रीजन का जो बोर्ड बनाया गया या क्रिएट किया गया, उसका पर्पज ही ये था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकें। हर आदमी जो दिल्ली में नौकरी करता है वो दिल्ली में नहीं रहता, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, पानीपत, सोनीपत में जो रहता है वो दिल्ली भी आता है, वहां भी जाना है, ये उसका रोज का काम है। अगर आपने उसको काम करने से ही रोक देंगे तो अपनी रोजी रोटी कहां से कमाएगा? तो इसलिए इसको रेगुलेट करने की जरूरत थी, प्रोहिबिट करने की जरूरत नहीं थी। प्रोहिबिशन अगर होना था तो ये स्टेट के कंसल्टेशन से ही करना चाहिए था, और उसका अल्टरनेटिव मोड क्या होगा, उसके लिए जो इकोनॉमिक साधन है उनको आप किस तरह से रेगुलेट करने चाह रहे हैं, इस सबके ऊपर विचार करने की आवश्यकता थी। तो इसलिए अगर आप कैपिटल जो रीजनल बोर्ड बनाया गया, आप बोर्ड को पावर भी नहीं देना चाहते, तो आज की तारीख में मैं समझता हूं केंद्रीय सरकार के पास डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इस तरह के पावर है, सेक्शन 35 में पावर है कि वो इस तरह की डायरेक्शन स्टेट्स को दे सकता है, और वो डायरेक्शन स्टेट के ऊपर बाइंडिंग होंगी कि नेशनल कैपिटल रीजन में जो लोगों का मूवमेंट है उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। और अगर इस तरह की कोई उनको इंस्ट्रक्शंस इशू करनी है तो मैं समझता हूं उनको स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन से कंसल्टेशन करके, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक समय दिया है 1 सप्ताह का, उसके अंदर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस इशू कर देने चाहिए, ताकि ना तो लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट हो, ना ही जो डिसीज है वो ज्यादा स्प्रेड हो, ताकि बॉर्डर्स के ऊपर इस तरह के चेकिंग के प्रावधान हो जाएं कि जो लोग जहां पॉसिबिलिटी की लोग डिसीज को स्प्रेड कर सकते हैं उनको बॉर्डर पर ही रोका जा सके, उनको आने की मनाही की जाए। लेकिन जो लोग अदरवाइज आना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए या दूसरे कामों के लिए आना चाहते हैं, उनके आने के लिए किसी तरह की कोई रुकावट ना क्रिएट की जाए। ओके मरी सर, एक आखिरी क्लोजिंग में कमेंट चाहूंगा कि बेस्ट वे क्या है, अगर हम कोर्ट को छोड़ दें या कोर्ट को अलग रखें कि उसके दखल की जरूरत ना हो, तो राज्यों के लिए बेस्ट मॉडल क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में? यही जो मल्होत्रा साहब ने बिल्कुल कहा कि रेगुलेट करें, सीधा सीधा रेगुलेट करें, जो व्यवसाय के लिए अपने काम के लिए आता है। उसके साथ देखिए बॉर्डर में हर जगह अब तो थर्मल इमेजेस वगैरह सब लगे हुए हैं, उसमें जो भी डिस्क्वालीफाई करता मापदंड के बाहर आता नहीं है, वो मेडिकल मापदंड हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मापदंड हो कि भाई किस काम के लिए अगर वो दे नहीं पा रहा, अपना दस्तावेज नहीं दे पा रहा कि मेरे पास ऑफिस का ड्यूटी का आइडेंटिटी कार्ड है या मेडिकल सर्टिफिकेट है या कुछ भी अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता, ये दोनों मापदंड, मेडिकल मापदंड एवं व्यवसायिक मापदंड दोनों को मीट नहीं करता, उन पे आप रिस्ट्रिक्शन जरूर लगा सकते हो। बाकी यही रेगुलेशन होता है, ये रेगुलेशन के ये 4-5 बिंदुएं डाल दो, बिंदु क्या क्या बिंदु होगी जिसमें एक आदमी को आने से बाधा हो सकती है, बाकी सब बिंदुओं को आपको जो अपने काम वगैरह के लिए आ रहे हैं उनको अगर प्रूफ दिखाए दे तो उसको आने के लिए बिल्कुल परमिशन मिल जाना चाहिए, उसको कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक तरीके से कोई प्रॉब्लम समाधान निकालना चाहिए, यही बेस्ट। ओके सर, चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला हुआ है वहां से गाइडलाइन जारी की गई हैं और बैठकों के लिए कहा गया है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो एनसीआर रीजन के लोग हैं और जिनको बॉर्डर पर खासी दिक्कतें